इस वीडियो में हम लोग 3 टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, ठीक है। CFT पढ़ने के बाद जो सबसे पहला चीज़ होता है वो होता है फैक्टर अफेक्टिंग CFSC, यानी ऐसा कौन कौन सा फैक्टर है जो CFSC पे फ़र्क डालेगा। दूसरा टॉपिक आएगा एप्लीकेशन ऑफ CFSC, मतलब CFSC पढ़ने के बाद हम लोग उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। और थर्ड टॉपिक जो होगा वो CFSC से रिलेटेड नहीं है, लेकिन वो छोटा सा टॉपिक है, इसीलिए इस वीडियो में हम लोग उसको कवर कर लेंगे। वो क्या होगा, स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस, मतलब किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड या फिर कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का हम लोग स्टेबिलिटी कैसे देखेंगे, ठीक है। तो पहला टॉपिक क्या है, फैक्टर्स अफेक्टिंग CFSC। तो जो सबसे पहला फैक्टर है CFSC को जो अफेक्ट करता है वो है CFSC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगांड्स। मतलब जैसे जैसे लिगांड्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे CFSC भी क्या होगा, इंक्रीज करेगा। हमको CFSC निकालने का ज़रूरत नहीं है, चाहे ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो या टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स हो, बस हमको ध्यान किस चीज़ पे देना है, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगांड। और हम ऑलरेडी जानते हैं कि स्ट्रेंथ ऑफ द लिगांड हम कहाँ से देखते हैं, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखते हैं। इस स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज में I- से लेकर H2O तक वीक फील्ड लिगांड होते हैं, ठीक है। ये सारे कैसे होते हैं, वीक लिगांड, और वीक लिगांड में इलेक्ट्रॉन्स क्या रहते हैं, अनपेयर्ड ही रहते हैं, ठीक है। उसके बाद NCS- से लेके CO तक जितने भी होंगे वो सब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड होंगे। कहाँ से, NCS- से लेकर CO तक। और सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कौन होगा, सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट होगा CO। लेकिन इतना बड़ा याद रखना पॉसिबल नहीं हो पाता है, तो यहाँ हम एक टेक्निक से देखेंगे कि हम इसको कैसे याद रख सकते हैं, ठीक है। टेक्निक क्या है, सबसे पहला चीज़ जितने भी हेलोजन ग्रुप के होंगे, हेलोजन और H2O, यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये और फिर कौन, H2O, ये सब कैसे होंगे, वीक फील्ड के लिगांड होंगे। ये सब वीक लिगांड है, ठीक है। और दूसरा अगर हम बात करते हैं किसका, जो जो ज़्यादा यूज़ में आता है वो हमको ज़्यादा ही याद रखना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो गया, NH3 हो गया जो कि बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है, EN इथिलीन 1,2-डाइएमीन, CN- और CO, ये सब क्वेश्चन में ज़्यादा देखने के लिए मिलता है। ये सब क्या हो गया, क्योंकि हेलोजन, H2O और ये 4-5 जो हम बोल रहे हैं ये बहुत ज़्यादा आता है क्वेश्चन में, तो हम इसी का याद रखेंगे और उतना लंबा हमको याद करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे इन सब में ये सब क्या हो गया, ये सब हो गया स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगांड, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट फैक्टर, CFSC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगांड। सेकेंड फैक्टर जो CFSC को प्रभाव डालता है वो क्या है, CFSC इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल, यानी जिसका सेंट्रल मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट ज़्यादा होगा उसका क्रिस्टल फील्ड स्टेबलाइजिंग एनर्जी भी क्या होगा, अपने आप बढ़ जाएगा। तो और थर्ड फैक्टर क्या होगा, थर्ड होगा CFSC सीरीज में कैसे बढ़ेंगे। जैसे 5D सीरीज का सबसे ज़्यादा होगा, तब 4D का, तब किसका होगा, 3D का। जैसे हम बात करते किसका, ZN, CD और HG, इन तीनों में अगर ऐसा कॉम्प्लेक्स दिया रहे तो ZN हम जानते हैं किस सीरीज़ का है, 3D सीरीज़ का है, CD 4D का है, और ये किसका है, 5D सीरीज़ का है। तो सीरीज़ के हिसाब से HG का क्या होगा, CFSC बढ़ जाएगा और इन सब का क्या होगा, घट जाएगा, ठीक है। CFSC हमको निकालना नहीं है, बस अब एग्जाम्पल से यहाँ क्या समझे, पहले 5D सीरीज़, फिर 4D, तब कौन आएगा, 3D सीरीज़। यहाँ पे एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, इन विच ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस CO विल द शो हाइएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नोड। अब हम जानते हैं कि ये डेल नोड, ये जो डेल नोड सिंबल है ये किस चीज़ को दिखाता है, तो इसमें पूछा जा रहा है हमेशा क्वेश्चन में हमको क्या करना है, क्वेश्चन का वीकेस्ट पॉइंट पकड़ना है। तो यहाँ डायरेक्ट बोला नहीं है कि CFSC आपको निकालना है, यहाँ क्या बोला, मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नोड। मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नोड कहने का मतलब आपको निकालना क्या है, तो CFSC निकालना है, यहाँ पे यही बताया गया है, ठीक है। तो बोला है कि, और डेल नोड हम जानते हैं कि क्या होता है, डेल नोड जो सिंबल होता है वो किसके लिए यूज़ होता है, ऑक्टाहेड्रल में CFSC को दिखाने के लिए। और अगर टेट्राहेड्रल का हुआ तो क्या यूज़ करेंगे, डेल लिख के ऐसे T लिख देंगे, तो ये किसको शो करेगा, ये शो करेगा टेट्राहेड्रल के CFSC वैल्यू को।
मतलब ये दोनों में भी सिंबल में भी डिफरेंस है, जिस चीज़ को हम ध्यान में रखेंगे कि डेल नॉट किसका, ऑक्टाहेड्रल का, और यहीं अगर डेल टी लिख दिया तो किसका हो जाएगा, CFSE वैल्यू ऑफ टेट्राहेड्रल। ठीक है, तो यहाँ पे क्या पूछा है, हाईएस्ट मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नॉट, यानी सब ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स है, ये बात हमको बता चुका है। और क्या बोला गया है, किसका मैग्नीट्यूड सबसे हाईएस्ट होगा। तो एक तो तरीका है कि हम लोग CFSE निकालेंगे, लेकिन वो लॉन्ग कट हो जाएगा। तो यहाँ हम देखते हैं कि फर्स्ट फैक्टर जो था स्ट्रेंथ ऑफ द लिगांड, वो यहाँ काम करता है कि नहीं। तो यहाँ पे अगर हम स्ट्रेंथ ऑफ द लिगांड का बात करते हैं, क्या है, CN है, C2O4 है, H2O है और NH3 है। इन सब में अगर हम देखें क्या क्या है, CN, C2O4, H2O और NH3। ठीक है, इन सब में अगर हम देखें तो अभी हम लोग याद किए थे कि NH3 क्या होगा, NH3 स्ट्रॉन्ग लिगांड होगा और H2O कैसा लिगांड होगा, वीक लिगांड होगा। ठीक है, तो H2O तो नहीं होगा। अब जब बारी आता है C2O4, CN और NH3 में, तो इन सब में सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट लिगांड कौन है, यहाँ हम सीरीज से भी देख सकते हैं या फिर हम बाय टेक्निक भी याद किए हुए हैं कि जो कार्बन रिलेटेड होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग लिगांड होता है। तो यहाँ हमको दिख रहा है कि CN कैसा लिगांड है, स्ट्रॉन्ग लिगांड है। तो जो सबसे स्ट्रॉन्ग होगा उसका मैग्नीट्यूड ऑफ डेल नॉट यानी कि CFSE का वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगा। ना पेन चलाने की ज़रूरत है, ना कुछ करने की, बस दिमाग चलाने की ज़रूरत है। क्या है, स्ट्रेंथ ऑफ द लिगांड के डायरेक्टली, बस हमको ये याद होना चाहिए कि किसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है। तो इसका स्ट्रेंथ ज़्यादा है तो इसका डेल नॉट का वैल्यू भी क्या हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, अगर कभी हमको स्ट्रेंथ से ना पता चले तो सेकेंड फैक्टर क्या है, CFSE डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल। सेंट्रल मेटल के ऑक्सीडेशन स्टेट के क्या हो जाएगा, डायरेक्टली। अगर वहाँ से भी ना पता चले तो हम कैसे देखेंगे, सीरीज़ के हिसाब से। 5D सीरीज़ का सबसे ज़्यादा होगा, तब 4D सीरीज़, फिर किसका होगा, 3D सीरीज़ का। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं कि कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो अफेक्ट करते हैं। अब हम लोग क्या पढ़ने वाले, एप्लीकेशन ऑफ CFSE, यानी CFSE पढ़ने के बाद हम लोग उसको कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो एप्लीकेशन ऑफ CFSE में सबसे पहला चीज़ ये आता है कि VBT इस चीज़ को नहीं बता पाया था कि कलर ऑफ कॉम्प्लेक्सेस जो होते हैं या फिर जो भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं उनका कलर कैसे शो होता है। ठीक है, कलर ऑफ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। तो ये जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं वो कलर इसीलिए शो करते हैं क्योंकि इनमें क्या होता है DD ट्रांजिशन। ठीक है, अब सवाल ये उठता है कि ये DD ट्रांजिशन क्या होता है। ठीक है, तो DD ट्रांजिशन समझने के लिए NCERT में एक डायग्राम भी दिया हुआ है। जब भी आप कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पढ़ोगे तो वहाँ पे आपको वो डायग्राम दिखेगा। ठीक है, तो इसमें क्या है कि DD ट्रांजिशन का मतलब ये होता है कि ऑलरेडी हम जानते हैं कि दो तरह से कॉम्प्लेक्सेस क्या हुए थे, डिवाइड हो गए थे। एक तो T2G में गया था और दूसरा क्या गया था, EG में। D ऑर्बिटल्स डिवाइड हो चुके थे। ठीक है, EG में क्या था, अभी EG में 0 इलेक्ट्रॉन है और T2G में 1 इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, इस 1 इलेक्ट्रॉन को हम यहाँ पे दिखा देते हैं। और ये कब का डायग्राम है, ग्राउंड स्टेट का। अब क्या हुआ, इसमें DD ट्रांजिशन परफॉर्म हुआ, DD ट्रांजिशन। तो DD ट्रांजिशन होने के बाद क्या हुआ कि यहाँ पे जो EG था वो 1 हो गया और T2G क्या हो गया, यहाँ पे 0 हो गया। तो T2G का जो इलेक्ट्रॉन था वो कहाँ चला गया, EG में। और ये कब हो गया, जब ये था एक्साइटेड स्टेट में। ठीक है, मतलब इस डायग्राम से हम ये समझ सकते हैं कि पहले इलेक्ट्रॉन कहाँ था, ग्राउंड स्टेट में, फिर इलेक्ट्रॉन कहाँ चला गया, एक्साइटेड स्टेट में। और यही जो प्रोसेस हुआ इसी को हम लोग क्या कहते हैं, DD ट्रांजिशन। और इसी DD ट्रांजिशन के कारण जितने भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स होते हैं या फिर कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स होते हैं वो क्या शो करते हैं, कलर शो करते हैं। तो वो कलर जो होता है वो अलग तरह से शो करते हैं, मतलब अब्जॉर्व करेंगे कोई और कलर और कॉम्प्लीमेंट्री में कोई और कलर दिखाते हैं। मतलब जिस कलर को अब्जॉर्व करते हैं वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर को क्या करते हैं, रिफ्लेक्ट करते हैं। ठीक है, अब इस कॉम्प्लीमेंट्री कलर को हम एक डायग्राम से क्या करेंगे, याद करेंगे। हमको मतलब हमेशा याद रहना चाहिए कि अगर येलो है अब्जॉर्व किया है तो वो कैसा कलर को क्या करेगा, कॉम्प्लीमेंट्री करेगा। लेकिन यहाँ पे एक डायग्राम से हम लोग इसको समझ सकते हैं। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स। पहले हमको क्या करना है, एक प्लस ऐसे करके करना है और इस प्लस को क्या करना है, ऐसे करके क्रॉस कर देना है। ठीक है, ऐसे करके इस तरह से हमको खींचना है इस डायग्राम को
उसके बाद हम शुरू से जानते हैं रेनबो कौन सा कलर शो करता था, विवग्योर, और इस विवग्योर में रेड का जो लेमडा है यानी कि वेवलेंथ वो सबसे क्या होता था, मैक्स होता था, यानी रेड का वेवलेंथ सबसे ज़्यादा और वायलेट का वेवलेंथ सबसे कम। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग इसको क्या करते हैं, अरेंज कर लेते हैं। तो VIBGYOR और यहाँ हम लिखेंगे P यानी कि पर्पल। ठीक है, यहाँ पे हमको ये बात समझ आ जाना चाहिए कि कोई भी, इधर हम लिखते हैं कौन सा, ऑब्जॉर्व वाला कलर, जो कलर वो क्या किया है, एब्जॉर्व किया है, और इधर हम लिखते हैं कॉम्प्लीमेंट्री कलर को। ठीक है, इधर एब्जॉर्ब वाले हैं और इधर कौन है, कॉम्प्लीमेंट्री वाले। मान लीजिए कोई येलो ऑब्जॉर्व किया है, यहाँ से क्या ऑब्जॉर्व किया, येलो, तो वो शो क्या करेगा, वायलेट। उसके जस्ट सामने वाला, येलो के जस्ट सामने कौन है, वायलेट, मतलब ऑब्जॉर्व किया है येलो तो कॉम्प्लीमेंट्री में क्या दिखाएगा, वायलेट। अगर कोई ऑब्जॉर्व किया है रेड तो वो दिखाएगा ब्लू, यानी अगर रेड को ऑब्जॉर्व करता है तो क्या दिखाएगा, ब्लू। ठीक है, ये एक फैक्टर क्या हो गया, जैसे कि हम जब एप्लीकेशन सीखे CFSC का, जब हम अप्लाई करना सीखे तो सबसे पहला चीज़ क्या आया था, कॉम्प्लेक्सेस के कलर, और कॉम्प्लेक्सेस के कलर क्या शो होते हैं, तो कॉम्प्लीमेंट्री कलर शो होते हैं। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री कलर हम लोग देख लिए। सेकेंड जो चीज़ होता है वो क्या होता है, सेकेंड होता है मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, मतलब किसी भी पैरामैग्नेटिक जो कॉम्प्लेक्स है उसका मैग्नीट्यूड। और लास्ट जो होता है एप्लीकेशन ऑफ CFSC में वो आता है क्या, कि कोई भी कॉम्प्लेक्स है जो इनर डी शो कर रहा है या फिर आउटर डी शो कर रहा है, उसका ज्योमेट्री हमको पता करना होता है। ठीक है, तो सेकंड क्या हो गया, सेकंड है टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, और लास्ट क्या आएगा, to know the geometry of inner D complex and outer D complex। ठीक है, तो ये तीन तरह का क्या था, एप्लीकेशन ऑफ CFSC। मतलब CFSC क्या होता है, तीन चीज़ों में अप्लाई होता है। सबसे पहला तो कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स को बताया, जो हमको डिटेल में जाना था। कलर ऑफ द कॉम्प्लेक्स DD ट्रांजिशन के कारण हुआ, और कॉम्प्लीमेंट्री कलर्स क्या शो होते हैं वो हम लोग देख लिए। फिर सेकंड इसका एप्लीकेशन क्या होगा, टू मेजर द मैग्नीट्यूड ऑफ पैरामैग्नेटिज्म, मतलब पैरामैग्नेटिज्म का हम लोग मैग्नीट्यूड देखेंगे। और लास्ट क्या होगा कि इनर डी कॉम्प्लेक्स और आउटर डी कॉम्प्लेक्स, जो कि पैरामैग्नेटिज्म और इनर डी आउटर डी हम लोग पहले भी VBT में देखते। स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स है वो CFSC का पार्ट नहीं है, मतलब CFSC पे ये इतना डिपेंड नहीं करता है, ये अलग टॉपिक है, लेकिन ये छोटा सा टॉपिक है इसीलिए इसी वीडियो में हम लोग इसको खत्म कर लेते हैं। ठीक है, स्टेबिलिटी ऑफ द कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया कि विच ऑफ द फॉलोइंग कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स आर स्टेबल। 4 कॉम्प्लेक्स आपको मिल जाएगा और उसमें बोला जाएगा कि कौन स्टेबल है, तो हम समझ ही नहीं पाते कि इसका स्टेबिलिटी आखिर हमको निकालना कैसे है। ठीक है, तो स्टेबिलिटी जो होता है वो डिपेंड करता है 3 चीज़ों पे। सबसे पहला होता है स्टेबिलिटी ऑफ कॉम्प्लेक्सेस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्ट्रेंथ ऑफ लिगांड्स। ठीक है, जैसे जैसे लिगांड्स का स्ट्रेंथ बढ़ेगा वैसे वैसे उसका स्टेबिलिटी भी क्या होगा, बढ़ते चला जाएगा। और लिगांड्स के स्ट्रेंथ कैसे देखते हैं हम लोग, तो स्पेक्ट्रोकेमिकल सीरीज से देखते हैं, ये बात हमको ऑलरेडी पता है। ठीक है, सेकेंड वाला क्या हो जाएगा, सेकेंड जो होता है स्टेबिलिटी ऑफ द कॉम्प्लेक्सेस is directly proportional to oxidation state of central metal। फर्स्ट क्या हो गया कि स्टेबिलिटी स्ट्रेंथ ऑफ द लिगांड्स के डायरेक्टली होती है, दूसरा ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ सेंट्रल मेटल के भी क्या होगा, डायरेक्टली होगा। और थर्ड जो चीज़ आता है जो हम कभी इसका नाम ही नहीं सुने हैं या फिर सुने भी होंगे तो लिगांड्स जब पढ़ रहे थे उस टाइम सुने हैं, स्टेबिलिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू चिलेटिंग रिंग्स। अब ये चिलेटिंग रिंग्स क्या होते हैं, तो चिलेटिंग रिंग्स अक्सर बाइडेंटेंट और जितने भी ट्राइडेंटेंट लिगांड्स होते हैं वो शो करते हैं। जैसे हम यहाँ पे एक एग्जांपल देख लेते हैं,
EN, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, इथिलीन 1,2-डाईएमीन, ठीक है। इसका जब हम लोग स्ट्रक्चर खोल के देखते हैं तो क्या होता है, CH2 सिंगल बॉन्ड NH2, फिर CH2 और यहाँ सिंगल बॉन्ड क्या हो गया, NH2, ठीक है। N के पास कितना लोन पेयर होता है, 2 लोन पेयर होता है, 1 लोन पेयर होता है, सॉरी 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं और 1 लोन पेयर होता है, किसके पास, N के पास। यहाँ 2N क्या होगा, मेटल से अटैच होगा, तो ये अपना इलेक्ट्रॉन देगा किसको, मेटल को, सेंट्रल मेटल को, और ये भी अपना इलेक्ट्रॉन किसको देगा, इसी को। ये अपना लोन पेयर इसको देगा और ये भी अपना लोन पेयर वाला इलेक्ट्रॉन किसको देगा, मेटल को ही देगा। तो यहाँ एक रिंग फॉर्म हुआ ना, और चिलेटिंग रिंग का फॉर्मूला होता है, चिलेटिंग रिंग इज इक्वल्स टू डेंटिसिटी -1, और डेंटिसिटी का मतलब हम जानते हैं, जितना नंबर ऑफ लोन पेयर को डोनेट करे उसी फैक्टर को हम लोग क्या कहते हैं, डेंटिसिटी कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ ये 2 लोन पेयर डोनेट कर रहे थे, इसका डेंटिसिटी का वैल्यू कितना हो गया, 2 और -1 करेंगे तो यहाँ कितना बच गया, 1। यानी EN के पास, जो हमारा EN है इथिलीन 1,2-डाईएमीन, इसके पास कितना चिलेटिंग रिंग है, 1 है, ठीक है। इसी तरह से अगर हम एक और देखें जिसको हम लोग क्या कहते हैं, EDTA -4, वो हेक्साडेंटेड लिगांड होता है। यहाँ क्या हो गया, EDTA -4, ये क्या है, हेक्साडेंटेड लिगांड। तो इसका डेंटिसिटी का वैल्यू कितना हो गया, ये 6 लोन पेयर को डोनेट करता है, तो 6 और -1, तो इसमें कितने चिलेटिंग रिंग्स, 5 चिलेटिंग रिंग्स। अब हमसे पूछा जाए कि दोनों में से किसका कॉम्प्लेक्स ज़्यादा स्टेबल होगा, वो कॉम्प्लेक्स जिसमें EN प्रेजेंट है या फिर वो कॉम्प्लेक्स जिसमें EDTA प्रेजेंट है। तो हमको पता है कि EN के पास कितना चिलेटिंग रिंग है, 1, और EDTA -4 के पास कितना चिलेटिंग रिंग है, 5। तो ऑब्वियस सा बात है, चिलेटिंग रिंग ज़्यादा तो स्टेबिलिटी भी ज़्यादा, ठीक है।